नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़। और आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की हिस्ट्री के टॉपिक पर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो 11th क्लास इतिहास एनसीईआरटी, आप अगर किसी भी वेरियस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री की किताबें पढ़ना कितना महत्वपूर्ण होता है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। प्लस जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप क्लास में बैठकर ही टॉपिक समझें, आप ऑनलाइन भी समझ सकते हो और बहुत बेहतर समझ सकते हो। तो पूरा लेक्चर सुनिए, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहने वाला है कौन सा, इस्लाम का उदय और विस्तार। ये जो टॉपिक है ये रहने वाला है। तो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप एक बार इस टॉपिक को समझ लोगे तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने मित्रों को भी बताना कि इस टॉपिक पर, इस चैनल पर ये लेक्चर अपलोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं कि देखो, साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करें ना तो देखो, मेसोपोटामिया आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, बहुत फेमस सभ्यता रही है। तो ये जो साम्राज्य स्थापित होने की, मैं बिल्कुल पाठ्यक्रम के आधार पर ही इसको पढ़ाऊंगा, एक एक शब्द लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ताकि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो देखिए, साम्राज्य स्थापित होने के 2 शताब्दी बाद उस क्षेत्र, उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के विविध प्रयत्न होने लगे। ठीक है, हम मेसोपोटामिया सभ्यता की बात कर रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। 6ठी शताब्दी ईसा तक ईरानियों, अब आप लोगों को एक चीज तो मालूम ही होगी ना कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होती है। देखो, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो चीजें होती हैं, घटना होती है, उनको ईसा पूर्व में गिना जाता है और बाद की जो होती है उनको ईसवी में गिना जाता है। 2 टप्पे की बात है। तो आगे देखो, 6ठी शताब्दी ईसा तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य का अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। ठीक है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम ईरान और उसके आसपास के यानी कि मेसोपोटामिया क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ। ठीक है, स्वाभाविक है, जब यातायात के साधन बढ़ेंगे, भूमंड जो क्षेत्रीय विस्तार है वो होगा, तो स्वाभाविक है, सीधी सी बात है कि इससे क्या होगा, इससे व्यापार बढ़ेगा। वजह से पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर, अब यूनान बहुत फेमस नगर रहा है, इनकी बस्तियों को लाभ पहुंचा। इन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क भी क्या हो गए, स्थापित हो गए। यायावर वंश इतिहास में फेमस रहा है, बहुत फेमस रहा है। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बन गए। यूनान में आप लोग रोम की सभ्यता जब पढ़ते हो विश्व इतिहास के अंतर्गत, ठीक, 4ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों ने, मैसीडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किया। अब ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो सिकंदर के बारे में नहीं जानता होगा। ठीक है, ग्रेट लीडर रहा है विश्व इतिहास में सिकंदर। भारत की जनता इसके नाम से परिचित ही नहीं है, वरन लोग इसका नाम रखते भी हैं। उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व ईरान तथा भारत में ब्यास नदी तक इसका क्षेत्र जो है वो क्या रहा है, स्थापित रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कहानी सुनी होगी, राजा पोरस और सिकंदर की। नाटक आते हैं टीवी चैनल पे और सोशल मीडिया पे, चलता रहता है कि जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, हमारे भारत में तो कहावतें भी बन गई। अब इसके सैनिकों ने क्या किया, इसके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई देखो, ग्रीस से लेके और यहाँ तक आ गए, अब हमें घर भी लौटना चाहिए। इतने साल हो गए, इतने समय हो गए, इतने युद्ध लड़ लिए, जिंदगी भर युद्ध नहीं लड़ते रहेंगे, हमारा घर परिवार भी है। तो सैनिकों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे आगे, अब बहुत लड़ लिए, अब हमें वापस जाना चाहिए। तो सिकंदर को जो सैन्य दल थे वो छोड़ के पीछे मुड़ गए। यक्षपिक के यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने यहीं घर बसाए थे, जिनके ऐसे भी लोग युद्ध अभियानों में होते थे जो ज्यादा बुजुर्ग होते थे या फिर ज्यादा साधु संत प्रवृत्ति के होते थे या धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। वो कहते भाई लौट के जाएंगे ना, उससे अच्छा तो यहीं रह लें, 2-4 साल जिएंगे, उससे अच्छा यहाँ रह लें। या उनको यहाँ का वातावरण पसंद आया था कि चलो छोड़ो, हमने अपनी जिंदगी के बहुत वर्ष वहां गुजार लिए, कुछ वर्ष यहाँ गुजार लेते हैं, और वो यहीं रह जाते थे। बहुत जो यूथ होता था
जो युवा सैनिक होते थे वो लौट जाते थे, लेकिन जो बुजुर्ग होते थे या फिर जिनका परिवार में कोई नहीं होता था, जो घुमंतू जाति के लोग होते थे, वो यहाँ पे मन करता वहां रुक जाते थे। चलो, और सिकंदर के नियंत्रण में इस क्षेत्र पूरे क्षेत्र में यूनानी और स्थानीय लोगों में आदर्श और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान शुरू हुआ। स्वाभाविक है, दूसरी सभ्यता के लोग जब एक सभ्यता में आते हैं तो चीजें बदलती है। हमारे यहाँ पे भी अंग्रेज आते हैं ना, हमने भी तो जींस पहनना सीखा है उन लोगों से, ठीक है, पश्चिमी चीजों से हमने बहुत कुछ सीखा है ना। तो पूरे क्षेत्र में यूनानीकरण हो गया, और जिसे अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता है। पॉइंट नोट कर लेना और लिख लेना कॉपी के अंदर कि हेलेनाइजेशन क्या है, छोटा प्रश्न बनता है, ठीक है। संस्कृतियों का आदान प्रदान, क्या, सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान जो होता है, आदर्शों का आदान प्रदान जो होता है, उसको क्या बोला जाता है, हेलेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक। क्योंकि यूनानियों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलेनीज कहते हैं। तो संस्कृतियों का आदान प्रदान करने के कारण क्या कहलाई, हेलेनाइजेशन। यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी भाषा बन गई। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भैया ये सिंध के आसपास के क्षेत्र की, ठीक है। आपने भारत का मैप जो है वो देखा ही होगा, तो हम सिंध के आसपास के क्षेत्र की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यूनानी भाषा का इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी भाषा बन जाती है, लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई। नई सभ्यता को स्थापित करने में बहुत टाइम लगता है। तो जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती है, सभ्यता क्या होती है, उसका विघटन होना शुरू हो जाता है। हालांकि 3 शताब्दी बाद तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखा या महत्वपूर्ण रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह प्रातःकाल यूनानी काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों और विचारों की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण, संभवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों, मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति की महत्वता को अस्वीकार कर देती है, ठीक है। हमारे यहाँ की आप लोगों ने जो सभ्यता और संस्कृति देखी है, ये आसानी से किसी सभ्यता को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक। अपने अंदर उसको मिला जरूर सकती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करती। अब देखो आगे क्या होता है। इसके बाद भावी इतिहास की महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में पता चलेगा कि सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतालवी नगर, क्योंकि इटली के क्षेत्रों को भी विजित किया था उसने, किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी सदी से उत्तरी अफ्रीका को तो पता नहीं किन किन राष्ट्रों ने अपने अधीन रखा है। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं यूरोप का जिसने अपने अधीन रखा है, जिसका मन करता था वो इसको अधीन बना लेता। कभी इटली, कभी जर्मनी, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस। किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी सदी में उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। उस समय रोम एक स्वतंत्र गणतंत्र था, यद्यपि यहाँ की सरकार निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा से महत्वपूर्ण थी। कहाँ की, रोम की। यहाँ का समाज दासता से भी लाभान्वित था। आप जानते हैं ना दास प्रथा क्या होती है। लोग अपने यहाँ पे जो गरीब लोग होते थे या जो युद्धों में बंदी बनाए हुए लोग होते थे, उनको क्या होता था, खरीद लेते थे और अपने यहाँ पे नौकर बना के रखते थे या उनसे काम करवाते थे। तो रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र क्या है, स्थापित कर लिया। क्योंकि सिकंदर ही नहीं रहा तो डर किसका और भय किसका, ठीक है। अब डरते कब हो, जब कोई सामने वाला होता है, मर गया तो तो उसके क्षेत्रों को डर को हड़पेगा ना, क्योंकि राजा ही नहीं रहा। प्रथम सदी ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर, ठीक है, उपाधि होती है राजाओं की सीजर, याद रखना है आप लोगों को। ये जो सीजर होती है ना, रोम के शासकों की उपाधि होती है कि अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैला हुआ था। रोमन एम्पायर, हॉलीवुड की बहुत सारी मूवियां बनी है इसके ऊपर, काफी फेमस रहा है। देखो हर एक निश्चित समय पे हर किसी की बाहर आती है और वो खत्म भी हो जाती है। इतिहास ही सिखाता है तुमको कि बड़े बड़े राजा हुए, मर गए, चले गए, फिर आया कोई, वो मर गया, वो चला गया। तो लातनी यानी कि जो रोम में बोली जाती थी साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। लातनी कहाँ की भाषा है, रोम की भाषा है, अंडरलाइन कर लेना। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते थे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम सदी ईसा पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए। चतुर्थ शता ईसा पूर्व में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इससे साम्राज्य का काफी हद तक ईसाईकरण हो गया, ठीक है, याद रखोगे।
शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 4वीं सदी ईस्वी में रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया। यानी कि रोमन साम्राज्य को दो भागों में तोड़ दिया गया। आप लोगों को याद है ना, जब इटली का एकीकरण हुआ था तो उस समय इटली बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, ठीक। लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों की जनजातियों तथा रोम के बीच स्थितियां व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी। जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमणों में वृद्धि की, ठीक है। रोम पर क्या होने लगे, निरंतर आक्रमण होने लगे। ये मतभेद बढ़ते गए और साम्राज्य के आंतरिक मतभेदों से क्या हो गए, जुड़ गए। यानी कि समझते हो ना, आंतरिक मतभेद क्या होते हैं, जो मतभेद राजा तक पहुंच जाए, जो मतभेद वहां की प्रशासनिक व्यवस्था तक पहुंच जाए। 5वीं सदी के आते आते पश्चिम का यह साम्राज्य नष्ट हो गया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य क्या कर लिए, स्थापित कर लिए, ठीक है। जैसे अमेरिका की क्रांति हुई थी ना, तो वहां के जो जनजातीय समूह थे जिनको हम रेड इंडियन बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, क्षेत्रवर्ती क्षेत्रों में अपने अलग अलग नगर स्थापित कर लिए थे। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 9वीं सदी ईस्वी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का क्या किया, दावा किया, ठीक। समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो ये आपको अपने पवित्र रोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा। बहुत विस्तृत क्षेत्र में क्या था, फैला हुआ था, जिसमें बहुत सारे राज्यों के साथ क्या है, समझौते के द्वारा इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। चलिए, 7वीं सदी और 15वीं सदी ईस्वी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य कुस्तुनतुनिया पर केंद्रित जो होता है, आप लोगों ने कुस्तुनतुनिया का नाम बहुत सुना होगा। 1453 में यहाँ पे मुगलों का अधिकार हो जाता है। एक व्यापारिक महत्वपूर्ण स्थल था ये, ठीक है। और कुस्तुनतुनिया पर मुगलों के अधिकार से ही ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं, यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय जो विचारक थे, यूरोपीय जो शासक थे, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों की खोज करना शुरू किया, क्योंकि उनका मार्ग बंद कर दिया था मुगलों ने। अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने 9वीं सदी ईस्वी में इस्लाम का क्या किया था, उदय किया था, कि अनुयायियों द्वारा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया। यानी कि जिनको क्या बोला जाता है, खलीफा बोला जाता है, ठीक है। मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे, अनुसरण करने वाले लोग थे, इस्लाम के जो संचालन करने वाले लोग थे, वो कौन कहलाए, खलीफा कहलाए, ठीक। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, अबू बकर का नाम सुना होगा, आप लोगों ने अली का नाम सुना होगा, आप लोगों ने उमर का नाम सुना होगा। कौन थे ये लोग, खलीफा थे ये लोग। इस इलाके को यूनानी व इस्लामी परंपराओं के बीच करीबी आदान प्रदान था। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर की पशुचारू लोगों को आकर्षित किया। उन्हें प्राय इस क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण किए और इन पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र पर आक्रमण करने वाले लोगों में मंगोल थे। देखो, मंगोलों को कभी इस्लाम मत समझना, मुस्लिम मत समझना। मंगोलिया जो आसपास का क्षेत्र था, ये इस्लाम से काफी दूर था। बाद में ये लोग इनमें मिल गए, ठीक है, लेकिन पूर्व में स्वतंत्र थे। चंगेज खां और उसके उत्तराधिकारियों ने के अधीन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया, यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्रों पर क्या किए, अधिकार किए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो साम्राज्य बनाने और बनाए रखने के ये सारे प्रयास पूरे क्षेत्र में फैल गए और व्यापारिक तंत्र के संसाधन पर नियंत्रण की चाह से प्रेरित थे, ताकि उन्हें इस क्षेत्र के भारत और चीन जैसे देशों से क्या हो, व्यापारिक लाभ होता रहे। तो भारत और चीन जैसे क्षेत्रों से क्या हो, लाभ हो। तभी साम्राज्य ने व्यापार को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या की, विकसित की। इन्होंने विभिन्न तरीकों से सैन्य संगठनों का भी प्रचार किया, प्रयास किए। किसी भी साम्राज्य की उपलब्धि की महत्वता प्राय वहां के उत्तराधिकारियों द्वारा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। जितने योग्य उत्तराधिकारी होंगे, साम्राज्य क्या होगा, उतना ही ज्यादा विकसित होगा। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली भाषाओं का क्या हुआ, विकास हुआ, जिनमें फारसी, यूनानी, लातिनी और अरबी भाषा महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं अरबी तो हमारे भारत में भी फेमस रही है। फारसी भी हमारे भारत में मुगलों के साथ आई गई थी, राजकीय भाषा तक रही है, ठीक है।
लेकिन ये साम्राज्य क्या थे, स्थिर नहीं थे। इसकी एक वजह यह थी कि ये विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। ऐसा इन साम्राज्य और उत्तर के पशुचारी लोगों के सामने क्या होता, संकट हो जाता था। देखो हमारे भारत में जो लड़ाइयाँ हैं वो इसलिए होती थी कि उनके बीच में क्या होता था, साम्राज्य का विभाजन होता था। लेकिन जो मध्य एशिया के लोग हैं ना, ये हमेशा खाने पीने संसाधनों के ऊपर क्या होते थे, लड़ाई झगड़े करते थे। ठीक है, समर्थन। आगे देखिए, अंतिम पॉइंट है इसका, सेनाओं और उत्पादों के लिए इन्हें श्रम भी इन्हें मिलता था। यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है कि पशुचारी लोगों द्वारा भी सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को क्या किया गया, कायम किया गया। ठीक है, इन लोगों ने लंबे समय तक जो शासन व्यवस्था है उसको बनाए रखा। हिंसक जातियां ये रही हैं, लेकिन फिर भी राज्यों का क्या किया, संचालन किया। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाली निर्जातियां उत्पत्ति से आकर्षित कर लेते थे, विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के विषय में ये बात सत्य है कि प्रारंभ में इनके पास कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं थी। जैसे हिंदू धर्म के पास एक लंबी चौड़ी संस्कृति और सभ्यता का इतिहास रहा है, इनके पास नहीं था। ये नवसृजित धर्म थे, नवसृजित सभ्यताएं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, फिर भी इन्होंने एक लंबे समय तक अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए, उनका विकास किया और धार्मिक रूप से भी क्या किया, विकास किया। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल जवाब इस टॉपिक से है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, अच्छी या बुरी, जो भी आपका अनुभव रहा हो, तो